आज थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 का। इसमें थर्ड चैप्टर का नाम है सरकार, गवर्नमेंट के बारे में आज हम इसे कवर करेंगे। लोकतंत्र में कार्टूनिस्ट का काम है कि वे कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने और राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए तत्पर है। ये आर के लक्ष्मण के विचार हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3, सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यही पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकार क्या करती है और वे निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार है, राजतंत्रीय सरकार है, के बीच में अंतर क्या होता है, इस बात को पढ़ते हैं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। हमने न्यूज़ में कभी हेडलाइन सुनी होंगी। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री दी गई। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार का कहना है। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ये सरकार, यहाँ भी सरकार, यहाँ भी सरकार, यहाँ सरकार, यहाँ सरकार, यहाँ पर सरकार। ये सरकार वर्ड जो दिया है इसका मतलब है क्या एग्जैक्टली सरकार किसे कहते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत पड़ती है। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने के लिए, काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें हैं, स्कूल है, कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार की कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती हैं। तो सरकार से क्या तात्पर्य है? सरकार देश को चलाने के लिए, देश में किसी भी निर्णय को लेने के लिए, देश में किसी भी काम को करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं कि सड़क और स्कूल कैसे बनाए जाएं, कहाँ बनाए जाएं, कुछ चीज़ें हैं जो महंगी हो रही हैं उनके दामों को कैसे घटाया जाए, बिजली की आपूर्ति को कैसे पूरा किया जाए। सरकार भी कई सामाजिक मुद्दों पर ही कार्रवाई करती है। उदाहरण कैसे जानते हैं, सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। जैसे इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है। डाक और रेल सेवाएं चलाना, ये भी सरकार का ही काम है। डाक और रेल सेवा चलवाती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी है। सरकार का काम है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों में शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तो सरकार का काम है कि ये देश की सीमाओं की सुरक्षा भी करे। सरकार दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध भी बनाए रखे। उसकी जिम्मेदारी यह भी सुनिश्चित करती है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी आ जाए, कहीं पर भूकंप आ जाए, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों को तक सहायता पहुंचाती है। अगर कहीं कोई विवाद हो जाए या कोई अपराध हो जाए, जैसे आज मणिपुर का केस चल रहा है, कुछ जगह पर आज वेस्ट बंगाल में भी इतने केसेस हो रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय में भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की आवश्यकता भी होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए देखें, संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है
अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू भी। अब समझते हैं ये सरकार इतने काम करने के बाद में अकेले ही करती है या इनके कोई स्तर हैं, प्रकार हैं, कैसे कितने प्रकार हैं इनके, किस तरीके से काम करती है, कितने स्तर पर काम करती है। अब आपको पता चलता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होती है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अगर अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब है अपने गांव में, शहर या मोहल्ले में, मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है कि पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा है या असम है, सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय सरकार की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर यही पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार ऐसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के कामों के बारे में भी जानेंगे। ये भारत का राजनीतिक एक यहाँ पे मानचित्र भी दिया हुआ है, मैप, जिसमें कुछ एरिया दर्शाए गए हैं। ये पूरे भारत के राज्य हैं। प्रशासनिक विभाग दिया गया है यहाँ पे 2011 का भारत में। ये भी भारत का यहाँ पे एक मैप है। यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पर इसमें गिवन है। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद में 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 राज्य यहाँ से बन, जो 2 यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज ये बन गई थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए। सरकार और कानून यहाँ पे कैसे काम करती है उसके बारे में है यहाँ। सरकार कानून कैसे बनाती है। सरकार कानून बनाती है। देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने भी होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य कर सके। उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है तो उसे पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो भी वह कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकती है। वह यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार किस तरीके से, कितने प्रकार से होकर के काम करती है। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इस प्रकार का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार होगी। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं कि लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुने लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है, सफाई तक देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे यह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास भी होती है।
लोकतांत्रिक सरकार, अब हम कहते किसे हैं? लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है भारत एक लोकतंत्र है। भारत एक लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई भी लड़ी थी। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है, जिसे लोकतंत्र कहा जाता है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। कह सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे ही भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। जब देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक ऐसा समय था जब लोकतांत्रिक सरकार औरत और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं देने देती थी? अपनी शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थीं जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरत और गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी थी। आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता से संगठित होकर इस अधिकार की मांग की गई। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध भी किया। उन्होंने जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, वह संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्व इच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में देखा जाए, यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मत अधिकार आंदोलन भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। सफरेज कहते हैं वोट देने का अधिकार। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। सफरेज यानी वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू करी तो लोगों ने यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिला और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती थी। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने से समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने भी सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गईं, भूखी हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था। अमेरिका में वोट देने का अधिकार औरतों को 1920 में दिया गया। प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जबकि इंग्लैंड की औरतों को यही अधिकार कुछ सालों के बाद 1928 में मिला। 8 सालों बाद इंग्लैंड को 1928 में मिला था, अमेरिका को 1920 में मिला था। बस यही सरकार के बारे में 6th क्लास के इस चैप्टर में बताया गया है।